हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में साइंस थर्ड पेपर राजन सीरीज हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ उनका हेल्प कर दीजिए। जो पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं उन्हें इस चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकें और सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से नंबर गेन कर सकें। चलिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सअप चैनल लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप लोग नोटिफिकेशन और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 31 द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? 31 का उत्तर हो जाएगा बोतल खोलने वाला यंत्र। प्रश्न नंबर 32, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। ठीक है, अम्ल और क्षार कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, ठीक है, वो कोई सॉल्यूशन आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर, तुल्यांकी भार पर। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखिए, कोई भी अम्ल और क्षार को कहाँ घोलते हैं? किसी जलीय विलयन में, किसी सॉल्यूशन में। ठीक है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जब अम्ल या क्षार को घोलेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आपका है NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? क्षार है। ये OH है, इसका मतलब क्षार है। तो इसमें सोडियम पॉजिटिव और OH माइनस में क्या होगा? टूट जाएगा, इसको जलीय विलयन में घोलेंगे तो इसी प्रकार अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, यानी कि नंबर ऑफ आयोनाइजेशन जितना होगा, यानी कि आयनों में टूटने की क्षमता, जैसे यानी कि प्लस माइनस में जितना टूटने की उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, वही अम्ल और क्षार क्या होगी? प्रबल होगी। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर अ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, प्रश्न नंबर 33 क्या है? प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में अस्थायी हो, जिसका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो प्रबल अम्ल और क्षार वह है, क्या है? 33 का उत्तर हो जाएगा आपका जो जल में अधिक आयनित हो। प्रबल अम्ल और क्षार मैंने अभी इसके पहले ही बताया है कि जो जल में क्या हो? अधिक आयनित हो। जितना ज़्यादा क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव बनेंगे, जितना ज़्यादा संख्या में, वो अम्ल और क्षार उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा, प्रबल होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, HCl होता है, ठीक है, तो HCl होता है, H2SO4 होता है, जिसमें से सबसे हार्ड आपका HCl है, फिर H2SO4 है। तो प्रश्न नंबर 34, इलेक्ट्रॉन दाता, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला, तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध, ठीक है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो दो इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले दो मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बताइए। जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन अपघटन। तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का उत्तर हो जाएगा आयनन। इसी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको पानी में आप घोलेंगे तो क्या होगा? Na पॉजिटिव और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन दाता, तो देखिए, ये सोडियम के पास पॉजिटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, इसने इलेक्ट्रॉन एक ठो दे दिया है और क्या बना लिया? पॉजिटिव बना दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। और Cl माइनस क्या किया है? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर लिया अपने पास, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया है। तो जल अपघटन इसको कहते हैं आयनन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है? उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षारक बनता है, क्षार बनता है, लवण तथा जल बनते हैं। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया मतलब जब दो एलिमेंट्स को मिलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो अम्ल, लवण और जल बन जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई एसिड ले लीजिए, चलिए हम एसिड ले लेते हैं HCl। ये एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एक एसिड यानी कि एक अम्ल और एक क्षार मिलाया जाता है। तो चलिए, हमने एक अम्ल HCl ले लिया है और एक क्षार ले लिया है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका उदासीनीकरण रिएक्शन कराएंगे, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो देखिए, H पे पॉजिटिव है, Cl पे माइनस है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे माइनस है OH पे। तो देखिए, H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएगा? H2O बना लेगा। देखिए, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो H2O बन गया। प्लस, अब क्या बना? Cl माइनस बच रहा है और Na प्लस बन रहा है, तो प्लस क्या बन जाएगा? NaCl। तो इसी को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए, ये लवण NaCl क्या है? साल्ट है, तो ये लवण हो गया।
तो लवण भी बन रहा है और जल, ये जल भी बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, प्रश्न नंबर 36 क्या है? घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, जो बच्चे नहीं खिलौना लाते हैं उसमें चाबी को ऐंठने पे क्या होता है, गाड़ी आगे भागने लगती है। तो घड़ी को चाबी देने में संग्रहण हो करते हैं। तो मान लीजिए कोई आपके पास घड़ी है जिसमें चाबी देते हैं, तो गतिज ऊर्जा होती है उसमें, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा या सामर्थ्य है। तो जब घड़ी को आप चाबी देंगे, देखिए हर एक पृथ्वी पे जो भी वस्तु है वो सब ऊर्जा के कारण ही चल रही हैं। तो घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं क्या, गतिज ऊर्जा। जब घड़ी को आप चाबी दे देंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा आती है, तो घड़ी चलने लगती है। प्रश्न नंबर 37, एलिजा परीक्षण किया जाता है कैंसर में, क्षय में, एड्स में, टाइफाइड में। तो एलिजा परीक्षण कहाँ किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर हो जाएगा एड्स में। ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, एलिजा परीक्षण किया जाता है एड्स में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है? प्रश्न नंबर 38 देखिए, नाइट्रोजन अणु में होता है, नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो N2 हो जाएगा। देखिए त्रिक आयनिक बॉन्ड, यानी कि एकल संयोजी बॉन्ड, यानी कि सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या डबल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसको कहेंगे, द्विक सहसंयोजी बॉन्ड या त्रिक सहसंयोजी बॉन्ड। तो N2 में देखिए क्या होता है, प्रश्न नंबर 38, 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? N2 मैंने यही बताया N2, तो क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। इसी को क्या कहेंगे, ये इसका संरचना है। तो नाइट्रोजन अणु में क्या होता है, त्रिक सहयोजी बंध होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। प्रश्न नंबर 39, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो एक होता है ए बराबर पी प्लस एन, एक फार्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एन। तो 39 का उत्तर क्या हो जाएगा देखिए, और एक फार्मूला होता है जेड बराबर पी बराबर ई, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जेड मतलब क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। तो देखिए परमाणु क्रमांक आपका 15 दिया है, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या फार्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो प्रोटॉन 15 रख दीजिए, और देखिए ए मतलब परमाणु भार, यानी कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना हो गया आपका, 40। तो 40 ये हो गया, अब प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो 40 में से आप 15 घटा देंगे कितना बचेगा, तो 40 में से 15 घटा देंगे आपका 30, यानी कि 25 बच जाएगा। 25 देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दो फार्मूला आपको याद रखना है, एक होता है जेड बराबर पी बराबर ई, यानी कि जेड मतलब क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। एक सेकेंड, जेड को क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे, लिख लेंगे आप कहीं फार्मूला। पी मतलब प्रोटॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर एक परमाणु के नाम, ये परमाणु का ये गुण होता है कि उसमें उसमें परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, एक सामान्य फार्मूला है। और एक फार्मूला होता है परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो आप हृदय का संरचना आप पढ़े होंगे, हृदय है मान लीजिए ये, ठीक है। तो दाएं निलय, आपको पता है जो ऊपरी दो चेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मान लीजिए ये हार्ट है, वैसे सामान बनाते हैं, इसको कहते हैं अलिंद, ये इसको क्या कहते हैं अलिंद, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, निचले चेंबर को निलय कहते हैं। तो ये ऊपर ही है, देखिए ये दाहिनी तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, दायां अलिंद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बायां अलिंद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। समझ में आया? ऊपर दोनों अलिंद है, नीचे दोनों निलय है, बस दाएं बाएं आप लिख लेना है। तो ये दाएं ये बाएं, ये दाएं ये बाएं, तो दाएं निलय, तो दाएं निलय आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला। तो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? तो इस निलय से रक्त निकल करके शरीर में प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ जाता है,
तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? फेफड़े में जाता है। ठीक है, तो दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर रुधिर की संग में जाता है तो फेफड़ा में जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? यानी कि मनुष्यों के किसी कृत्य से, मनुष्य को वजह से कौन सी ऐसी आपदा है जो मनुष्यों की वजह से नहीं आती है, यानी कि प्राकृतिक है? अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, भूकंप। तो 41 का उत्तर बताएंगे तो देखिए, अग्निकांड मनुष्य की वजह से लग जाती है, बम विस्फोट मनुष्य ही बनाया है, रेल दुर्घटना भी आदमी ड्राइवर चलाता है ट्रेन तो उसकी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन मानवकृत आपदा भूकंप नहीं, ये क्या है? प्राकृतिक है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? दूध से दही का बनना, गन्ना के रस से सिरका, बल्ब का जलना, कागज का जलना। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? प्रश्न नंबर 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? बल्ब का जलना। यानी कि भौतिक परिवर्तन मतलब इसको दोबारा उसकी पहली अवस्था में प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए एक बार बल्ब को क्या करेंगे, एक बार बल्ब को आप जलाएंगे और एक बार बल्ब को क्या करेंगे, बंद भी कर सकते हैं। तो बल्ब में क्या होगा, जला सकते हैं और बंद कर सकते हैं, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बल्ब का जलना। लेकिन दूध से दही बना लेंगे, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। गन्ना के रस से सिरका बना लेंगे, लेकिन सिरका से गन्ना नहीं बना पाएंगे, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज का जलना, कागज को जला करके आप राख बना देंगे और आपको कहा जाए राख से कागज बनाइए, तो आप कागज नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यही अंतर है। प्रश्न नंबर 43, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है? 43 का उत्तर बताइए। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रश्न नंबर 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 44, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है? फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी, धूप, दूध। तो आप सभी को पता है विटामिन डी सूर्य की रोशनी, धूप से सबसे प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, प्रश्न नंबर 45 क्या है? सरौता में आलंब होता है किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो सरौता आप सभी ने देखा है, तो बताइए उसमें कहाँ पे आलंब लगाते हैं? तो सरौता आप लोगों ने देखा होगा, पकड़ के जहाँ से काटते हैं वो, उसका आलम क्या होता है? किनारे किनारे पर होता है। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? किनारे पर होता है। सरौता ऐसे ही रहता है ना, ऐसे, और यहाँ से आपका ऐसे काटता है, तो यहाँ पकड़ते हैं आप और यहाँ पे जुटा रहता है, सरौता यही है ना। तो सरौता में आलम्ब होता है तो किनारे पर होता है। देखिए यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? आलम्ब लगाते हैं यहाँ से, और पूरा यहाँ पे उसका क्या होता है? यहाँ पे भी उसका आलम्ब होता है, यहीं से आलम्ब होता है, और यहाँ पे देखिए भार यहाँ पर रखते हैं तो कटता है, तो यहाँ पे भार होता है। यहाँ पे क्या होता है? आयास होता है, यहाँ से आयास देते हैं, यानी कि एफर्ट्स लगाते हैं यहाँ से अपने हाथ से आप। तो सरौता में आलम्ब कहाँ होता है? किनारे पर। प्रश्न नंबर 46 देखिए, वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है? हैंडपंप, चाकू, ट्राली, फावड़ा। तो वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है। प्रश्न नंबर 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? ट्राली। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 47 देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर, सितार। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? 47 का उत्तर बताएंगे, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर को जब आप चलाएंगे, जो आपके घर पे होता है मोटर जिससे आप नहाते हैं पानी चला करके, मान लीजिए विद्युत मोटर है, तो ये इलेक्ट्रिक से चलता है। उसके बाद क्या होता है? ये नल से जुड़ा रहता है, और जब नल से जुड़ा रहता है तो नल आपका क्या देता है? पानी देता है। यहाँ पे बाल्टी आप भर लेते हैं, तो ये क्या जाएगा? ये विद्युत मोटर क्या कर रहा है? देखिए, विद्युत ऊर्जा से चल रहा है, लाइट से चल रहा है, और लास्ट में आपका ये इसको चला रहा है, पानी निकाल रहा है, यानी कि यांत्रिक मशीन है। ये मैकेनिकल मशीन है ये नल, और नल के थ्रू क्या हुआ? टंकी में पानी जाता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। प्रश्न नंबर 48 देखिए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन बनाते हैं।
जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अम्ल क्या होते हैं? ये प्रश्न मैं आपको कई बार बताया हूँ। H+ और OH- में टूट जाता है। तो जो अम्ल होते हैं क्या होते हैं? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए H- नहीं H+ देते हैं, ये गलत छप गया है, H+ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 क्या है? प्रश्न नंबर 49 देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है रेटिनाल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायोमीन, टोकोफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 49 का उत्तर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको विटामिनों का रासायनिक नाम आपको याद कर लेना चाहिए, एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रश्न नंबर 50 देखिए, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, सरौता, चिमटा। प्रश्न नंबर 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सरौता क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो सरौता आपका क्या होता है? ऐसे होता है, देखिए ऐसे, यानी कि ये देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आयास है, ये क्या है? यहाँ पे आलम्ब है, और यहाँ पे आपका भार है। यानी कि सरौता क्या है? यानी कि द्वितीय श्रेणी में क्या होता है? आयास, आलम्ब के बीच में भार होता है, याद रखेंगे। आयास और आलम्ब के बीच में भार होगा तो आपका क्या होगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा सरौता। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस, CaO, CaCO3। तो कौन सा चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है? तो प्रश्न नंबर 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 51 का उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 देखिए, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो बताइए सोलर सेल में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो ये विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश यानी कि प्रकाशिक ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 53 देखिए, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताएंगे। प्रश्न नंबर 53 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 53 का उत्तर हो जाएगा विटामिन बी। तो पेलाग्रा रोग आपका विटामिन बी की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, जड़ों द्वारा वर्धित प्रजनन होता है आलू में, शकरकंद में, अदरक में, गन्ना में। तो आपने पढ़ा होगा प्रजनन, एक, एक लैंगिक और एक अलैंगिक और एक वर्धी, तीन प्रकार के प्रजनन प्रजनन होते हैं। तो 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है शकरकंद में। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55, चंद्र ग्रहण की घटना होती है, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात, कभी भी। तो चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? तो 55 का उत्तर हो जाएगा आपका पूर्णिमा के दिन। प्रश्न नंबर 56 देखिए, डीपीटी के टीके से बचाव होता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, उपर्युक्त तीनों का। तो डीपीटी के टीके से क्या बचाव होता है? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों का। यानी कि डीपीटी के टीके से आपका डिप्थीरिया का भी टीका होता है, लगता है, काली खांसी का भी टीका लगता है, और टिटनेस का भी टीका लगता है। तो ये डीपीटी तीनों जगह कारगर है, डिप्थीरिया में, टिटनेस में और काली खांसी में। प्रश्न नंबर 57 देखिए, सीए या सोफोर में सीए की संयोजकता है, संयोजकता मतलब संयोजन करने की क्षमता, यानी कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, टेंडेंसी टू बॉन्डिंग कर सकते हैं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और डोनेट, एक्सेप्ट और डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण और इलेक्ट्रॉनों को निकालने और ग्रहण करने, दोनों की क्षमता को हम क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे। तो सी ए या SO4 में देखिए +1 +2 -2 -1। तो CaSO4 में देखिए CaSO4, इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा? Ca2+ और SO4
2 माइनस में टूटेगा। तो सी ए की संयोजकता पूछा है, तो देखिए कौन सी संयोजकता है, 57। प्रश्न नंबर 57 की उत्तर क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम की पूछा है तो सी ए, तो यानी कि इसमें +2 है तो +2 ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है। तो कीटनाशक जो आप खेती वगैरह में छिड़काव करते हैं, तो कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से क्या होती है, रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में, इनमें से कोई नहीं। तो कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से किसमें वृद्धि होती है, तो प्रश्न नंबर 58 का उत्तर हो जाएगा रोगाणु प्रतिरोध में। तो कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि किसमें होती है, रोगाणु प्रतिरोध में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 देखिए, खरीफ की फसल है, तो रबी क्या है, गेहूं है। गेहूं के टाइम जो जो बोया जाता है वो सब रबी की फसल है। और खरीफ मतलब क्या, जहाँ जब चावल बोया जाता है, यानी कि मई जून में बोया जाता है, तो चावल खरीफ में आ जाएगा। तो देखिए चावल के टाइम क्या क्या बोया जाता है, तो इस टाइम गेहूं बोया तो रबी हो जाएगा, गेहूं के साथ मटर बोआता है, ठीक है। चना भी सब ये रबी हो जाएगा। लेकिन धान देखिए, धान आपका क्या होता है, मई जून में बोया जाता है, चावल तो खरीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए लास्ट प्रश्न नंबर 60 है, देखिए इस वीडियो का, इनमें से कौन सूचक या इंडिकेटर नहीं है। यानी कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनका हम लोग रंग बदलने के लिए क्या करते हैं, इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये नीला विलयन है, तो इसमें कुछ ऐसा पदार्थ डालेंगे कि ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये जिसके कारण होगा उसी को इंडिकेटर कहते हैं। तो लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, एंटासिड। तो देखिए जो आपका लाल लिटमस है इसको अम्ल में डालते हैं तो ये नीला कर देता है अम्ल को। तो ये लाल लिटमस भी क्या है, इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है, एक प्रकार का इंडिकेटर है, ये केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उन्हें पता है। और फिनाफ्थलीन भी क्या है, इंडिकेटर है। लेकिन आपका एंटासिड नहीं है। एंटासिड आपका क्या होता है, जो पेट में जो आपका गैस बनता है उसमें एंटासिड की दवाएं दी जाती हैं, तो पेट में गैस जो बना रहता है वो सही हो जाता है, वो उसे एंटासिड कहते हैं। तो ये एसिड है, ये क्या है, अम्ल है। तो ये पूछा है इंडिकेटर नहीं है, तो ये अम्ल पूछ यहाँ आ गया ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि यही क्या है, इंडिकेटर नहीं है, बाकी तीनों इंडिकेटर हैं। चलिए जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के साथ, ताकि उन्हें भी क्या हो जाए, फ्री क्लास मिलने का अवसर मिल जाए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।